आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन कंक्रीट कैसे निकालते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें ऑपरेटर्स क्या जरूरत पड़ेगी, इसका इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसे होना चाहिए, इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो हम लोग को इसमें मोल्ड की आवश्यकता होती है, जिसमें हम लोग कंक्रीट भरते हैं, जिसका डायमेंशन 150 बाई 150 बाई 150 mm होना चाहिए। उसका टॉलरेंस 0.2 mm 2 mm का उसका टॉलरेंस होना चाहिए। जो एंगल है, ये जो वर्टिकल्स जो एंगल बनाता है वो 0.5 डिग्री तक का 90 प्लस माइनस 0.5 डिग्री का हो सकता है। और जो ये जो कास्ट आयरन और एमएफ प्लेट यूज कर रहे हैं तो उसकी थिकनेस 8 mm होनी चाहिए। इस सूट में उसके ऊपर मार्किंग होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरर का नेम होना चाहिए, और यदि आईएसआई रहे तो सबसे बढ़िया है, आईएसआई मार्क होना चाहिए। और यदि इस पे हम कंक्रीट भरते हैं तो इसके डायमेंशंस अल्टर नहीं होने चाहिए और वाटर टाइट होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ग्रीस या मोल्ड ऑयल का यूज करते हैं, सो दैट इट शुड बी वाटर टाइट, नो मोर्टार शुड कम आउट फ्रॉम इट। तो ये वाटर टाइट होना चाहिए। इसके साथ हम लोग को टैंपिंग डार्ट की जरूरत पड़ती है, जिससे हम लोग कंक्रीट का जो हम सैंपल स्कूप और एल्युमिनियम ट्रे की 900 बाई 900 50 एल्युमिनियम ट्रे होता है। और जब स्लम कम हो 50 mm और बिलो है या 50 से 100 के बीच है तो वी मस्ट यूज इमर्सन टाइप कंक्रीट वाइब्रेटर या वाइब्रेटिंग टेबल। जो इमर्सन टाइप का ये होगा उसका जो नीडल होगी दैट 25 mm प्लस माइनस 5 mm की होगी। और जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 120 हर्ट्ज 7200 साइकिल पर मिनट की। और इसका जो IS कोड है दैट इज IS 2505 में इसका स्पेसिफिकेशन दिया गया है। यदि हम वाइब्रेटिंग टेबल यूज कर रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 40 हर्ट्ज की, मतलब कि 2400 साइकिल्स पर मिनट। इसका जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है IS 2514 में दिया गया है। तो ये सब पूरे ऑपरेटर्स रखते हैं। जब हम कंप्रेशन टेस्ट के लिए स्पेसिमेन तैयार करते हैं तो इतने ऑपरेटर्स की जरूरत होती है, जिसमें हमारा कंक्रीट का मोल्ड है, मिनिमम तीन की जरूरत होगी। एक स्पेसिमेन, एक सैंपल बनाने के लिए 3 स्पेसिमेन की जरूरत होती है। तो एक 3 मोल्ड की जरूरत होगी एक सैंपल के लिए। यदि 2, 3, 4, 5 सैंपल बनाने हैं या 7 दिन और 28 दिन का बनाना है तो उसके अकॉर्डिंगली क्यू मोल्ड बढ़ते जाएंगे। ये हो गए 3 के सेट में, 3, 6, 9 इस तरह से। और हमें ट्रैवल की जरूरत पड़ेगी, ट्रैवल सेट की जरूरत पड़ेगी, स्कूप की जरूरत पड़ेगी, टैंपिंग राड की जरूरत पड़ेगी। टैंपिंग राड हम लोग यूज करते हैं जब स्लम्प मतलब 50 से 100 के बीच या 100 से ज्यादा है तो वी यूज टैंपिंग राड फॉर फिलिंग द क्यूब मोल्ड। सो विद दिस द जो ऑपरेटर्स का परिचय है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में है कि हम सैंपलिंग कैसे करते हैं। जब हमारे पास मिलर आ जाता है, ट्रांजिट मिक्सर आ जाता है, तो उसका हम लोग ट्रांजिट मिक्सर यदि 6 क्यूबिक मीटर लेके चल रहा है तो पहला 1/6 जो पहला हम लोग निकालते हैं उसको 1/6 पे ले लें, फिर दूसरा 2/6 पे, तीसरा जो है 5/6 पे हम लोग सैंपल कलेक्ट करें। और वो सैंपल लगभग लीटर में होगा, क्योंकि हम जो कंक्रीट भरना है क्यूब मोल्ड में, 3 क्यूब मोल्ड के लिए लगभग 12 लीटर या 14 लीटर के आसपास लगता है। तो 4-4 लीटर हम 3 बार में उसको लेकर के रख लें और 3 क्यूब उससे हम लोग भर लें। या 6 भरना है तो अकॉर्डिंगली हम 24 लीटर या 36 लीटर कंक्रीट ले लें और उसके अकॉर्डिंगली हम उसका सैंपल तैयार करें 7 दिन का और 14 दिन, 28 दिन और 72 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो हम लोग कंक्रीट मटेरियल सैंपलिंग एट 1/6 उसके बाद में फिर हम लोग 3/6 फिर 5/6 तो तीन पे इकट्ठा करें। और जितना वॉल्यूम कंक्रीट मोल्ड भरा जाएगा तो इन टर्म ऑफ लीटर जैसे हम लोग बकेट लें और बकेट में ग्रेजुएटेड रहे तो वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना कंक्रीट हम लेने से हमारे क्यूब भर जाएंगे। और उसको फिर हम लोग ट्रे पे ले करके एंड क्यूब को हम लोग भरना चालू करें। हम उसको क्यूब को भरें, उसको जो क्यूब होता है उसको हमको
3 लेयर में 50 मिनिमम भरना है। 35 यदि वो 150 बाई 150 का क्यूब है तो हम लोगों को 35 उसमें टैंपिंग करनी है, स्ट्रोक 35 स्ट्रोक की टैंपिंग करनी है ईच लेयर को। और कंक्रीट ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, थोड़ा लास्ट लेयर में कम पड़ जाए तो और लेकर के 35 बार टैंपिंग करके फाइट से और ट्रैवल से इसको स्मूथन बना देना है। एंड उसके ऊपर में हम लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन, जो भी इसकी इंफॉर्मेशन हो, स्ट्रक्चर का पार्ट कौन सा है, डेट कौन सा है, टाइम क्या है, उसमें का टेम्परेचर क्या है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी शुड पेस्ट ईटर उसके ऊपर में चिपका देना चाहिए। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन के लिए एंड देन वी शुड स्टोर इट वहाँ पे जहाँ पे भी इन्वायरमेंटल कंडीशन 27 डिग्री प्लस माइनस 3 डिग्री की हो, स्ट्रेट सनलाइट से दूर हो, वहाँ उसको हम लोग, वहाँ ये कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो हम लोगों को एक छायादार जगह बना लेनी चाहिए जहाँ का टेम्परेचर हम लोग 27 प्लस माइनस 3 पे कंट्रोल करके वहाँ प्रॉपर्ली स्टोर कर देना चाहिए। स्टोर करने के बाद हैसन तार से इसको वेट ढक देना चाहिए। और जब हमको क्या कहते हैं, इसको जब पहली बार 16 आवर से डिमोल्डिंग के लिए जो डिस्टर्ब 16 आवर से मिनिमम 16 आवर के बाद में 3 दिन तक इसको हम साइड यदि वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है तो लेबोरेटरी में एट द प्लेस ऑफ टेस्टिंग हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, डिमोल्डिंग करें उसका जैसे इसका डिमोल्डिंग करें। डिमोल्डिंग करने के बाद जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग क्यूब पे लिखें और उसके बाद क्यूरिंग टैंक में ले जाए। क्यूरिंग टैंक का जो टेम्परेचर होना चाहिए 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री का होना चाहिए। तो हम लोग 7 डेज या 28 डेज या 28 डेज तो रखना ही रखना है। यदि इन बिटवीन 7 डेज का भी है या 14 डेज का है तो बाकायदे क्यूरिंग टैंक में विद आइडेंटिफिकेशन नंबर हम लोग उसको प्लेस करना चाहिए। तो इसकी जो हमारी सैम्पलिंग है, मतलब कि हम यदि कोई एक टीएम है तो उसको 3 पार्ट में करके उसका हम कंक्रीट इकट्ठा करें। उसके बाद में उसको मिक्स करके प्रॉपर्ली मिक्स करके क्यूब को भरें। ईच लेयर 35 बार का हम लोग टैंपिंग करें और साइड के ऊपर में जहाँ 27 डिग्री प्लस माइनस 3 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करते हुए उसको स्टोरेज करें। आफ्टर मिनिमम 16 आवर के बाद में इसको हम लोग लेबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट करें इन वेट कंडीशन ओनली विद कंट्रोल कंडीशन, जैसे कि उसमें IS पार्ट 1 में 1199 में ट्रांसपोर्टेशन का भी मेथड दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ले जाए। बट जो 16 आवर विल स्टार्ट फ्रॉम द टाइम जब उसमें बैचिंग प्लांट में ड्राई मिक्स में पानी मिलाया जाता है, वहां से टाइम काउंटिंग विल बी स्टार्ट। सो विद दिस how to make a sample and how to transport it, we could finish with this slide. After curing, we bring the cubes to the laboratory for the testing. जो हमारा CTM हो, कंप्यूटर टेस्टिंग मशीन हो, वो अकॉर्डिंग कंफर्मिंग टू IS 14858 कंफर्मिंग होना चाहिए, जिसका कैलिब्रेशन ईयरली कैलिब्रेशन होना चाहिए, यदि डिस्टर्ब नहीं है तो। इसमें रेट ऑफ लोडिंग 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से रेट ऑफ लोडिंग, मतलब कि यदि इसका पिस्टन जो चलता है इस जो लोड इस पे लगाए, क्या कहते हैं, अपने क्यूब पे टिल फेल्योर, दैट शुड बी एट द रेट ऑफ 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यदि 150 बाई 150 का क्यूब है तो अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करके और मिनट एक सेकेंड में है तो उसको कन्वर्ट करके, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड मशीनें आ रही हैं, यदि नहीं आ रही है तो वी हैव टू चेक एंड अकॉर्डिंगली उसके एडजस्टमेंट्स को मैनुअली करना होगा। तो हम लोग टिल फेल्योर हम लोग उसको लोडिंग करते हैं और लोडिंग करने के बाद डिजिटली यदि हमारी मशीन है तो इट विल गिव द इंफॉर्मेशन वंस इनपुट में हमने डायमेंशन डाल के रखे हैं। यदि डाल के नहीं रखे हैं तो वी नोट डाउन द लोड एट विच द स्पेसिमेन ब्रोकन, वो जो स्पेसिमेन जब उठता है उसके हम उसको नोट कर लेते हैं। और यदि सेटिस्फैक्ट्री जो उसका फेलियर होगा, यदि हॉरिजॉन्टल इस तरह से फेल हो रहा है तो सेटिस्फैक्ट्री है, लाइक दिस सैंपल इस तरह से फेल हुआ, वो ऑब्जर्वेशन हमें नोट करना है कि जो स्पेसिमेन फेल हुआ वो उसके पैटर्न कैसे थे। यदि
इस पैटर्न में नहीं फेल हो रहा है और वो वर्टिकली फेल हो रहा है या एज पे टूट रहा है, तो इस ऑब्जर्वेशन को भी हम लोगों को देना चाहिए, दैट इज अनसेटिस्फैक्ट्री। ये जो एज पे टूट रहा है, वर्टिकली टूट रहा है, तो ऑल दिस विल बी अनसेटिस्फैक्ट्री। ये IS 199 में भी ये पैटर्न दिया गया है, वहां रिफर किया जा सकता है। तो ये जो एक टेबल बनाया है जिसमें हमने ट्यूब लिया, उसमें 150 बाई 50 ट्यूब है, जिसमें 776 का पेलोड लोड लगा, दूसरे सैंपल में 758 का लगा, तीसरे सैंपल पे 920 का लगा है। तो इसको हम लोग इसका जो इसका स्ट्रेस है, कितने लोड पे टूटा है, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज FC इक्वल टू जो लोड है इन न्यूटन डिवाइड बाई एरिया। एरिया ऑफ क्यूब जो एरिया है 150 बाई 150 है, विद इन टॉलरेंस है, तो उसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। तो एरिया ऑफ कंक्रीट क्यूब। तो जैसे हमने इसमें पाया कि इसका जो 776 किलो न्यूटन लिया, तो वी कैन राइट 776 into 1000 डिवाइड बाई 150 into 150. So we can calculate 776 into 1000, 1, 2, 3, divide by 150, again divide by 150, equal to 34.48 Newton per mm square. 34.48 Newton per mm square, or we can say 34.48 MPa, megapascal. Accordingly, we can calculate for 758. So for 758, it will be 758 into 1000 divided by 150 divided by 150. So it has come 33.68. First sample has 34.48, 34.4, 34.48. Second sample has come 33.68, and fourth sample is just 920. So we can calculate this also. We can calculate 920 into 1000 divided by 150 divided by 150 is equal to 40.88. So this has come 40.88. 40.88. So average of 34.48, 33.68 and 40.88 will be representative value of compressive stress. So we can again add 34.48 plus 33.68 plus 40.88 divided by 3 equal to the average compressive strength of the sample has come 36.35. 36.35. So 36.35 Newton per mm square, or we can say MPa. Now one more check has to be done according to जो इंडिविजुअल हमारे स्पेसिमेन हैं, दे शुड नॉट वेरी बाई 15%। मीन्स यदि हम 36.35 का यदि इसका एवरेज लें 36.35
into 0.15, so that is 36.35 into 0.15 is equal to 5.45, means 5.45. If 36.5.45 say about 41.5, तो हमारा जो सैंपल होना चाहिए मिनिमम 31 से 42 के बीच में, 31-42 के बीच में स्टेशनरी है, तो दे आर एक्सेप्टेबल। और इसका जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है दैट इज 36.35। और एक्सपेक्टेड जो हमारा रिजल्ट है, तो 1 डे में 16%, 3 डे में 40%, 7 डे में 65%, यदि 14 डे में 90%, 28 डेज में 99% आना चाहिए। जब कोई भी ग्रेड की कंक्रीट बना रहे हैं तो जो करस्पॉन्डिंग इसका 1 डे, 3 डे, 7 डे, 24 डे के बीच में स्ट्रेंथ आना चाहिए इंटरमीडिएट टेक में। तो यदि इस तरह से आ रहा है तो दैट विल बी satisfactory. So hope with this how to determine compressive strength of hardened concrete is clear. Thank you.